सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खावर साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। खैर जी, आज का जो सबसे अहम टॉपिक है वो ये है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनके हवाले से कुछ हदायत दें और कुछ उनकी रहनुमाई फरमाएं ताकि वो अपने वतन जो है यानी कि पाकिस्तान वापस आ सकें। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट आ गई है और वो कह रहे हैं कोरोना की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि मामला तो सारे अहम हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए हैं और पॉलिटिक्स भी चल रही है साथ साथ। तो लेकिन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, बड़ी एक दर्दमंदाना उन्होंने अपील की है। इस वक्त सूरत हाल खावर साहब ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, तारकीन वतन जिन्हें हम कहते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर काम कर रहे हैं जिन्हें वहाँ पर उनके वीज़े हैं, वर्क परमिट है उनके पास, और ये वो पाकिस्तानी हैं जो $20 बिलियन तकरीबन हर साल पाकिस्तान भेजते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी हज़ारों और लाखों की तादाद में हैं। मलेशिया में हैं पाकिस्तानी, गल्फ़ स्टेट्स में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, हर जगह पर हैं। अब मैं रिसीव कर रहा हूँ मैसेजेस, पाकिस्तानी मलेशिया में फंसे हुए हैं, पाकिस्तानी के जो हालात हैं गल्फ़ स्टेट्स में, सऊदी अरब में, UAE में, कतर में, बहरीन में, मस्कत में, ओमान में, खौफनाक उनकी सूरत हाल। एक तो बहुत सारों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं, उनको बेरोज़गारी हो रही है। अब हालात ऐसे हैं कि उनका वहाँ पर वो रह नहीं सकते, जो सामान है उनका वो सामान मुकम्मल पूरा शिफ्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान आ ही नहीं सकते, कोई फ़्लाइट ही नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, देखिए उनके पास एक स्टूडेंट है अगर अमेरिका में, तो वो वहाँ का रेजिडेंट नहीं है, वहाँ का शहरी नहीं है। अकाउंट उसने खोला होगा, उसको हो सकता है लाइसेंस भी कुछ लोगों को मिल गया और ड्राइव का, लेकिन अभी वो वहाँ पर अकेले हैं। और बहुत सारी जगह जो हैं वो कॉर्डन ऑफ हैं क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन है, वो बाहर नहीं निकल सकते। उनको वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी करेंगे, वो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं यहाँ से जो उनको पैसे भेजे जाते हैं उन पर, जो वहाँ पर जॉब करते थे वो जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। अब वो पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी जो विजिट वीज़ाज पर गए हुए थे, दूसरी एयरलाइंस बंद हुई और पाकिस्तान ने भी अपने तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया, यानी कोई लैंड ही नहीं कर सकती अनलेस के सिविल एविएशन स्पेशल उन्हें इजाज़त दे। वो कह रहे हैं जनाब कि आप PIA को कहें कि जो हमारे पास टिकट्स हैं, PIA उनको इंडोर्समेंट ले ले दूसरी एयरलाइन से, स्पेशल फ़्लाइट्स भेजे। पाकिस्तान को अगर कुछ इसमें पैसे लगते भी हैं थोड़े बहुत तो वो लगाए ताकि वो पाकिस्तानी हैं वो वापस आ सकें। जब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को इस क्राइसिस की वजह से इतना रिलीफ पैकेज दिया है, तो वो जो बाहर हैं क्या वो को हमारे सौतेले भाई हैं? फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त इतनी परेशान हैं। खावर साहब, मैं आपको यकीन करें, अमेरिका से, कनाडा से, मलेशिया से, गल्फ़ स्टेट इतने मैसेजेस हैं और एम्बेसीज जो हैं उनकी मदद ज़ीरो है। मैं ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ बोल चैनल के तवस्सुत से कि एम्बेसीज वो क्योंकि मदद वो क्या कर सकती हैं इस वक्त, वो कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ फ़ोन सुन सकती हैं, शायद कॉल ज़्यादा होंगी। मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि वो सुन नहीं पा रहे होंगे पाकिस्तानी, या उनके दिल में भी हमदर्दी और दर्द होगा। मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन आम जो पाकिस्तानी है वहाँ पर, जो स्टूडेंट है, जो विजिट वीज़े पे गया हुआ है, जो वहाँ पर रहना चाहता है, जो मतलब रहने के लिए गया हुआ था, वो बता रहा है कि एम्बेसीज आर हेल्पलेस। आप सिविल एविएशन को हदायत करें, आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं आप उन्हें हदायत करें, ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको लाने का बंदोबस्त करें। शाह खावर, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सभी, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की और ये बहुत बड़ा मसला है। कोरोना का मसला पाकिस्तान में तो अपनी जगह पे है, उसमें इक़्तिसादी हमारे मामलात भी हैं, वो जो एक निचला तबका है उसका बेरोज़गार होने का भी बहुत बड़ा इशू है, जिसको किसी न किसी हद तक मैं समझता हूँ कि कलेक्टिवली हम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, आपने जैसे निशानदेही की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे पाकिस्तानी जो बिज़नेस के लिए या वैसे किसी पर्पज़ के लिए बैरून मुल्क गए हुए थे, उनके वीज़ास ख़त्म हो गए हैं। मेरे ख़ुद ऐसे जानने वाले हैं जो UAE में, दुबई में काफ़ी अरसे दिनों से जो है वो बैठे हुए हैं, उनके वीज़ास भी एक्सपायर हो रहे हैं। अब
और रहने की कॉस्ट है वहाँ पे, कॉस्ट है किसके बहुत पास ज़्यादा, कितने बहुत पैसे ज़्यादा। हैं, इतने वो नहीं खर्च कर सकता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी इसके प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को एक फ़ंड जो है वो बिल्कुल मुख्तस करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि आप जैसे फरमा रहे हैं और ये हकीकत भी है कि हमारे जो सिविल एविएशन के इंटरनेशनल इदारे भी हैं या जो लोकल कंट्रीज़ में हैं, उन्होंने तो फ़्लाइट्स ऑपरेशंस बंद किए हुए हैं, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिसेज़ और हमारी जो एम्बेसीज़ होती हैं उनका काम यही होता है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है ना। बरतानिया ने अपने जो शहरी हैं उनको बुलाया, दूसरे कई ममालिक ने अपने शहरियों को बुलाया। इसमें सिर्फ पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है जिसने वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को आर्जी शहरियत दी है। जी। उन्होंने, क्योंकि एक कानून के तहत जो उनके शहरी हैं, जो प्रिविलेजेस उनको मिल सकती हैं, आम जो वहाँ पर विजिटर्स हैं उनको नहीं मिल सकती, या इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं मिल सकती। तो पुर्तगाल ने क्या किया है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि तमाम लोग जो पुर्तगाल के अंदर हैं, वो चाहे इलीगल थे, उनको आर्जी तौर पर हम शहरियत दे रहे हैं ताकि वो मेडिकल का बेनिफिट ले सकें, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ये तो एक ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी है। अच्छा, अब वो अपने उन लोगों के लिए जो उनके शहरी नहीं है उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वी आर टू डू समथिंग। और प्राइम मिनिस्टर को जितनी ओवरसीज सपोर्ट मिली है आज, मैं कहता हूँ 99% जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं और वो इतनी दुआएं मांगते हैं। मैं जब भी बाहर जाता हूँ कि इमरान खान को अल्लाह कामयाबी दे, तो दे डिजर्व सम। बुखारी साहब भी तो है ना, अगर वो ख्वाजा आसिफ से थोड़ा बाहर आए तो फिर उनको अंदाजा होगा कि इस वक्त जो वहाँ पे लोग मौजूद है बैरून मुल्क, वो उनके क्या हालात हैं। देखिए सभी इसमें जो सबसे मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी जिम्मेदारी ये है, पहले तो ये है कि ये हमारी जितनी एम्बेसीज हैं, हमारे जितने कॉन्सुलेट्स हैं, उनको एक कम अज़ कम एक, जैसे कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक पोर्टल बनाया गया है, एक हर एम्बेसी में, हर कॉन्सुलेट में एक पोर्टल बनाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट लोगों के पास ये फैसिलिटी मोबाइल की या इंटरनेट की तो है, वहाँ पे तो है। तो सबसे पहले ये एक डाटा कलेक्ट करें कि पुर्तगाल में, यूरोप के ममालिक में, कनाडा में, अमेरिका में कितने लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो मसाइल का शिकार हैं, जिनको आना चाहते हैं, और कितने आपके विजिटर्स किनके पास, कितनों के पास टिकट्स हैं, जी बिल्कुल, कौन सी एयरलाइंस की टिकट्स हैं, ताकि वो फौरी तौर पर उसको इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं, यहाँ हाई कमिश्नर्स हैं, या इवन कौंसल जनरल्स हैं, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी ये तो जिम्मेदारी बनती है, इस पर कोई इतना खर्च भी नहीं आता कि आप कम से कम एक डाटा पहले कलेक्ट कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं पाकिस्तान में, जो हमारी एम्बेसीज या हमारे हाई कमीशंस या मिशंस हैं, उसमें पाकिस्तानी जितनी ज़्यादा तादाद में होते हैं, वो उनका अपना एक सेल्फ जनरेटेड कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता है, जो कि जितनी कौंसलर सर्विसेज जो लेते हैं, मतलब वो पाकिस्तान में रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस की या पासपोर्ट रिन्यूअल्स की या किसी भी चीज़ की, वो ओवर एंड अबाउ जो उसकी फ़ीस होती है उसका 10% जो है वो कम्युनिटी वेलफेयर फंड में जमा कराते हैं। और वो बहुत सारी हमारी गल्फ़ की एम्बेसीज़ या जहाँ हमारे पाकिस्तान मिशंस में कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे करोड़ों जो है रुपए और जो है वो वहाँ पे कम्युनिटी वेलफेयर फंड की मद में पड़े हुए हैं। और वो इसीलिए पड़े हुए हैं, वो गवर्नमेंट ने नहीं जनरेट किए, वो कम्युनिटीज़ ने अपनी सर्विसेज दी हैं उसके अगेंस्ट किए हुए। तो मैं समझता हूँ कि वो उनको भी अगर हम यूटिलाइज़ करें, वहाँ पे जो लोग मसाइल का शिकार हैं वहाँ से उनका भी ख्याल रखा जा सकता है। और उनको रिपेट्रिएट करने के लिए कम से कम अगर ये पाकिस्तानी एयरलाइन या दूसरी एयरलाइन से बात करें, वो चार्टर्ड प्लेन्स के ज़रिए वो कम्युनिटी वेलफेयर फंड में से भी जो है ये रकम अदा कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम चीज़ों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। फॉरेन ऑफिस का एक बहुत बड़ा रोल बनता है इसके ऊपर कि फॉरेन ऑफिस एक डेस्क कायम करे, एक पूरी कमेटी कायम करे, वो तमाम हाई कमीशंस, हमारे जितने फॉरेन मिशंस हैं उनके साथ रब्ता करे और एक मजबूत पॉलिसी बनाए, ताकि ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, विजिटर्स बैठे हुए हैं, उनको रिपेट्रिएट करने का एक जो है और उनके साथ राब्ते में रहें, और उनके साथ राब्ते में रहें। और वो तभी हो सकता है कि आप पोर्टल्स बनाएं, बिल्कुल ऐसे, और ताकि उनका डाटा आपके पास। बहरहाल ये एक क्योंकि हमें बहुत मैसेजेस आए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में हम ये अपील ही कर सकते हैं रोज़ाना। मैं तो तमाम जो हमारे एंकर्स हैं, जो कॉलमिस्ट हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, आम आदमियों से, कि आप ट्वीट भी करें, आप अपने जो आपके MNAs हैं, MPAs वाकिफ़ हैं, आप उनको फ़ोन करें और PM सेक्रेटेरिएट में फ़ोन करें, इमरान खान साहब को टैग करें, ट्वीट करें, फेसबुक पे जाएं, जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच सके। मुझे पता है ये एक बड़ा क्राइसिस का टाइम है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वी कैन सी इसमें
हो रही है कोशिश, लेकिन ये जो एक सेगमेंट है ये निगलेक्टेड है, ये इनकी परेशानी की किसी ने बात नहीं की। कल भी हमने बात की थी स्टूडेंट्स की यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, वो मैं आज फिर उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि वो बर्डन मत डालें हमारे जो यूथ है, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस में है, वो असाइनमेंट्स नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, उनके पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट चोक हो चुका है, जहाँ पर लोग घरों में है। आपको पता है नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान में सर्विस देना बंद कर दी है। उन्होंने वो सर्विस सारी यूरोप में दी है। उन्होंने कहा जी यूरोप में, अमेरिका में ज्यादा क्राइसिस है एंड वी वांट पीपल टू स्टे होम। पाकिस्तान को आप नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर है, लेकिन वो चीजें, वो उनकी जो स्ट्रीमिंग है वो इतनी स्मूथ नहीं है। हर कौम जो है ना, देखें वैसे भी लोग जो लॉकडाउन हुए हुए हैं, सेल्फ क्वारंटीन हुए हुए हैं, वो ज्यादातर आपके उनका सोशल जो कांटेक्ट है वो यही है, और उस पे ओवरऑल सिस्टम इतना ज्यादा ओवर चोक हो गया। वो तो इसलिए हम भी समझते हैं कि गवर्नमेंट भी चोक है, ओवर बर्डन है, लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन पर भी देखना चाहिए इनको। इसको सस्पेंड करें आप और इंतजार करें 1-2 महीने में, हालात अल्लाह करेगा ठीक होंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो आप ये इस तरह ना करें कि वो उनको डिग्री देने के लिए नहीं है, उन्हें नए एडमिशंस कहने हैं, एडमिशंस नहीं होंगे तो पैसे नहीं ना आएंगे। दैट्स नहीं, ये बस अब ये पैसा तो है ना जो करने वाली ये तो बड़ा ही एक ऐसी चीज है जिस पर हमें देखें। मैं एक और सोशल मीडिया पे था, कहाँ गए वो जो इंडिया के जो अंबानी फैमिली है, उन्होंने 500 करोड़ वफाक को दिए हैं, रियासतों को उन्होंने 50-50 करोड़, 10-10 करोड़ डेली किट्स दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, यानी वो करोड़ों रुपया डेली के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान से जिन्होंने माल बनाया, इतने बड़े बड़े टाइकून है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, खफा हो जाएंगे सारे, कहाँ हैं वो? बैंक्स लिए इन्होंने और बड़े बड़े नाम आते हैं, हमेशा ये वज़राए आज़म के साथ बैठते हैं। ये जहाँ भी इनको मीटिंग होती है, मैं किसी का नाम नहीं लेता इसलिए कि ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई कैंपेन कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल तो है ना, अफसोसनाक है, ये वक्त है, नजर आते हैं, कहाँ गए वो सारे लोग, कहाँ गए वो सारे बड़े बड़े लोग जो इतने, जिन्होंने अरबों बनाए हैं, जिनकी दौलत इतनी है कि खुद शायद उन्हें नहीं पता। तो वो जो अगर आज थोड़ा सा हिस्सा गरीब पाकिस्तानियों को दे देंगे तो अल्लाह उनके माल में और इजाफा कर देगा यार। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर भी किए हुए हैं, और उसमें हमने देखा है कि कई तो बहुत ज्यादा बिलियंस में उनके एसेट्स हैं, तो उसमें से 10% या 15% तो कम से कम अगर दे दें, लोगों को लौटा दें, फिर ले लेंगे वो। अल्लाह ताला आपको 15 के 50 बना देगा, कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल ये इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जनाब वो पॉलिटिकल भी ज़ाहिर है बड़ा ज़रूरी है, वो उसके बगैर भी नहीं है। वो कल तो बहुत एक ज़बरदस्त जजमेंट थी, और जो फैसला किया एक 5 मेंबर बेंच ने कि ये रिहाइयाँ बंद करें, ये कोरोना के नाम पर जो आपने बड़े बड़े नैब के बंदे छोड़ दिए सवाए दहशतगर्दी के। और फिर एक बड़ा इशू ये खड़ा हुआ है कि ये इख्तियारात कैसे हैं, हाई कोर्ट के पास तो सुओ मोटो के कोई इख्तियारात नहीं है। और ये काजी अमीन साहब ने भी कल ये कहा, चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे कि हालात अगर बुरे हों तो इसका क्या मतलब है कि आप इख्तियारात से बाहर हो जाएं। इटली का भी उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ पर तो किसी ने क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ा, इतनी ज़्यादा उनकी तादाद है। तो वो अब एक केस आज आ गया, मैं थोड़ा मुझे पता है वकील हो सकता है आप जस्टिस साहब से मुत्तफिक ना हो, इसलिए बड़े जज्बात में आप आएंगे मुझे पता है, लेकिन बाद में ये कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि जी कोरोना हो सकता है। मेरा सवाल, पर्टिकुलर सवाल ये, आइसोलेशन में भी चले गए, पर्टिकुलर सवाल ये है कि यहाँ से वो गए, एक मखसूस उन्होंने कहा जी बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए हैं और उनके लिम्फ नोड्स का साइज़ बढ़ गया है, पता नहीं कैंसर ना हो खुदा न खास्ता कहीं। कोई 6 महीने हो गया गए हुए, 4.5 महीने 6 महीने, कोई उनका टेस्ट नहीं हुआ, कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई बायोप्सी नहीं हुई, और अब वो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से मैं नहीं आ सकता। तो जमानत के लिए ये वैलिड ग्राउंड है? देखिए सभी बात ये है कि ये तो एक रोज़ रोशन की तरह यहाँ बात है कि वो जब इस मुल्क से गए थे, मेडिकल ग्राउंड्स पे गए थे, मैं नहीं समझता कि वो वापस आने के लिए गए थे। ये तो बिल्कुल एक हकीकत है, उसके लिए फिर 100 जवाब निकल सकते हैं। देखिए ये भी हकीकत है कि उनकी तबीयत नासाज ज़रूर है, लेकिन अब वहाँ सारे लोगों की पाकिस्तान की तबीयत नासाज है भाईजान, कोरोना में भी है। लेकिन बात ये है कि ये भी तो एक पहला ऐसा इंस्टेंस हुआ था कि किसी जो है कॉन्विक्ट को जो है इस तरीके से इवन लीगल कवर के तहत गए हैं, लेकिन नहीं ये लीगल कवर देखें, लेट्स टॉक स्ट्रेट, ये कवर क्रिएट हुआ ना, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी चीजें क्रिएट होती हैं और दुनिया में और कहीं नहीं है। नहीं एक सेकंड, दुनिया में और कहीं नहीं है कि जो कन्विक्ट है उसको भिजवा दिया जाए। ये एक फर्स्ट मतलब इम्प्रेशन का ये केस था, ऐसा था, उसमें कोर्ट्स ने जो है ऐसा मतलब डिसीजन दिया
और उसमें भी अभी ये है कि ये एक मतलब अजीब सी बात है कि वो अभी पंजाब गवर्नमेंट से उन्होंने रुजू किया, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप एक्सटेंशन के लिए हमारे पास ना आएँ, बल्कि वो ज़ाब्ता फौजदारी में 401 दफ़ा जो है उसके तहत आप मज़ीद सस्पेंशन के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करें। तो वो अब वो भी एक पिंग पोंग का खेल हो रहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके वारंट निकाल दिए, अब उनकी रिपेट्रिएशन के लिए या उनकी हवालगी के लिए कुछ इकदाम शुरू किए। लेकिन हकीकत ये है कि वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने ना वो खुद आना चाहते हैं और ना किसी में इतनी हिम्मत है कि उनको वापस ला सके। तो ये बिल्कुल। और दूसरी बात ये, मैं तहरीक जहाँ तक आपने बात की ना सुप्रीम कोर्ट में जो कल जो समाअत होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में मैं चूँकि उधर मौजूद था तो उन्होंने ये देखा है कि हमने ये देखना है कि ये जो कैदियों की रिहाई की जो बात हुई है या हुक्मनामा जारी हुआ है, तो जैसे ये पिटीशन में पॉइंट आउट हुआ है, हमने ये देखना है कि क्या हाई कोर्ट्स ने अपने इख्तियारात से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात हैं उससे तजावज़ तो नहीं किया हुआ, या किस हद तक इसको हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक जुडिशल फैसलों को उन्होंने स्टे किया है या उसमें अमल दरामद रोका है, उसमें कई जगह पे जो कि कानूनी जो स्टेचुटरी राइट्स हैं गवर्नमेंट्स के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, कि किसी को वो पैरोल पे रिहा कर सकते हैं, किसी की सज़ा किसी मखसूस मुद्दत के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में हाई कोर्ट ने खुद होल्ड किया हुआ है। तो इस चीज़ों को मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई जहत देनी है, एक नई डायरेक्शन और नई गाइड। मुझे लगता है वो जो देखें एक ड्रामा हुआ पीछे जब नवाज शरीफ ने जाना था, जो अदालतों से फैसले आए, एक कोर्ट ने कुछ फैसला किया, दूसरी कोर्ट ने कुछ फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू फिक्स इट। मतलब वो इसलिए कि ये नया उसूल बनाने मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट मेरा नहीं, नया उसूल नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हाई कोर्ट्स ने किया वो तजावुज़ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया। मैं समझता हूँ कि आर्ग्यूएबल मैटर है। कुछ चीज़ों में हाई कोर्ट्स ने, मैं समझता हूँ कि जब असली पिक्चर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएगी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले जो हैं जो उन्होंने किए हैं उनको इंडोर्स भी किया जा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई ऐसी राय कायम नहीं की, एक लीगल उन्होंने ओपन रखा हुआ है तमाम चीज़ों। एक मैं कहता हूँ राय तो कायम नहीं की, लेकिन उन्हें कुछ महसूस हुआ जो फौरी तौर पर उन्होंने हर चीज़ को रोक दिया। ऑफ कोर्स देखिए ना, उन्होंने महसूस हुआ और मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि हमने भी वो महसूस किया। अब डेफिनेटली जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी आइन और कानून के मुताबिक काम करती हैं, फैसला करती हैं। हम यहाँ पर कोई शुबात क्रिएट करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन ये एक लीगल, एक वैलिड लीगल पॉइंट है जिसको जो तब भी उठाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस करने जा रही है। क्योंकि देखिए सैटरडे को नहीं लगती थी हाई कोर्ट, लगा दी गई, रिलीफ दे दिया गया, फिर उसके बाद अब ये बहुत सारी चीजें आई, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी सारी ये चीजें। डेफिनेटली देखिए सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल कोर्ट जो है, जो सबसे सुपीरियर कोर्ट है, और उन्होंने और फिर ये जो 5 मेंबर बेंच था, देखें मैं आपको बताऊं, जस्टिस गुलजार इसको सरबराही कर रहे थे, जनाब जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, जनाब जस्टिस नहीं, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जस्टिस फाइज वो हैं आपके मियाँ खेल साहब हैं, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल हैं, और जस्टिस सजाद अली शाह हैं, और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब हैं, काजी अमीन साहब। इन लोगों ने जो ये चारों पांचों जो जजेस हैं, नहीं डेफिनेटली ये वो जजेस हैं जिनकी जो इंटेग्रिटी है, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि और क्या हो सकता है कि वो इतने बड़े इंसाफ के मतलब इतने ऐवानों में बैठे हैं, तो वो तो ये मुझे बताइए पहले तो ये बताइए कि ये जो जमानत का केस है नवाज शरीफ साहब का, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये उन पर असरअंदाज होता है या बिल्कुल? क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई भी जो कोरोना की बुनियाद पर ये जो फैसले आप हैं वो सारे सस्पेंडेड। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की हद तक तो कोई ऐसा फैसला आजकल तो नहीं आया। उन्होंने रोक दिया ना कि कोरोना की बुनियाद पर कोई फैसला ही ना करे। नहीं, वो डेफिनेटली वो कल तक तो वो एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, वो कल से उसकी समाअत जो है मेरा ख्याल है रोजाना की बुनियाद पे शुरू होगी और वो जल्द किसी नतीजे पे निकल आएंगे। यानी कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा नवाज शरीफ साहब पे? मेरा ख्याल है कि उस पे एज सच कोई इम्पैक्ट होने नहीं जा रहा है। आपका ये ख्याल है कि नहीं होगा? चलें फिर तो ये अच्छी बात है इनके लिए। मैं तो ये सोच रहा था कि, लेकिन ये कुछ समझ में आती है बात कि गए तो वो किसी और वजह से थे, अब कहते हैं कोरोना की वजह से नहीं आऊंगा। उसका रीजन है ना, देखिए उनकी मेडिकल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेरा ख्याल में बड़ी क्लियर कट अंदाज में बात कर दी है कि
वो कहते वो जाने के लिए, वो जो है आने के लिए नहीं गए थे। शहबाज शरीफ साहब को शहबाज गारंटी है ना सर, शहबाज वो तो शरीफ साहब तो गारंटी देखिए, उनका तो अपोजिशन लीडर है, उनका एक पर पॉलिटिकल opposition रोल बनता leader भी है। तो वो बीमार था। opposition leader गायब भी तो रहे कितनी देर। वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक बाहर रहे हैं, जब उन्होंने मुनासिब समझा सर, वो वापस आ अपनी गए। कन्वीनियंस के मुताबिक रहे हैं, किसी और की कन्वीनियंस के पर मुताबिक रहे हैं, बहुत सारे सवाल मामलात वही है। होते हैं अब जो कि दरपर्दा भी चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें। उन्होंने भेज दिया है कि भाई ये देखें मेरा रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे शहबाज शरीफ। ये इसीलिए आए हैं शहबाज साहब। हाँ, और किस लिए आए हैं? देखिए ना, पीछे एक गैप पड़ गया था बहुत ज़्यादा। एक वो समझ रहे थे शायद कि उनका जो एक पॉलिटिकल रोल इसमें बनता है, अगर वो नहीं आएंगे तो वो फिर ज़ाहिर है इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं इस मौके पे जाऊं, और अब तो ये लग रहा है समी कि एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो कायम हो चुकी है। मतलब मियाँ शहबाज शरीफ साहब रोज़ाना एक वीडियो लिंक के ऊपर बड़ी भरपूर किस्म की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पैगाम देते हैं। गवर्नमेंट तो कैसे हुई फिर, बस एक बयान की हद तक ही है। लेकिन वो मैं आपको एक जो बात तासुर मिल रहा है वो ये है। मैं मुझे याद आ रहा है हमारे उनके वोटर्स हैं। देखिए ना, अब एक खास बात ये है, देखिए उन्होंने वीडियो लिंक पे 2 गवर्नमेंट से तो बात की उन्होंने। देखिए गिलगित बल्तिस्तान में उनकी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट है, तो वो इस वक्त एक अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो एक पैरेलली एक सिस्टम जो है या वो उसको बुला लिया नैब ने उन्हें। हाँ, देखते हैं अब वो नैब ने किस सिलसिले में बुलाया उसको, आई डोंट नो उनको। तो बेचारे नैब वाले तो रेफरेंस दायर करने में इतना टाइम निकाल देते हैं कि मरीम नवाज फिर फारिग हो जाती है। जो मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारे जो केसेस हैं उसमें उन्होंने बुला लिया, तो वो अब उस वक्त लेकिन सभी जब वो जवाब मांगते हैं तो इनके पास कोई इतनी बड़ी जायदादों का जवाब है ही नहीं। एक और बात भी मैं आपको कहूँ, देखिए कौन सा कारोबार करते थे ये, मैं आपको ये बताऊं, रात में सोना बड़ा के भेजते थे। देखिए बात ये है कि ये बार बार बुलाना या बार बार प्रोसिक्यूशंस जो है, इसकी भी आइन और कानून में इतनी गुंजाइश मौजूद इन्वेस्टिगेटर नहीं बुला, उसकी वजह ये नहीं, मैं आपको बताता हूं कितनी दफा बुलाया। मेरी बात सुने, किसी को गिरफ्तार किया, अल्ताफ हुसैन को लंदन की पुलिस ने कितनी दफा बुलाया? नहीं सभी मैं आपको बताऊं, नहीं उन्होंने बुलाया तो वहां पर तो कोई इतराज नहीं करता। वो स्कॉटलैंड यार्ड है। अच्छा ये हम, अच्छा वही ना, और निकल आए खुदा के लिए शाह साहब, बात तो कर रहे थे ना शाह साहब, स्कॉटलैंड यार्ड क्या चीज है? वहां पे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है। वो क्राउन क्या है? हमारी किंग प्रोसिक्यूशन ऐसा नहीं है। देखिए सब बात ये है कि बुला के ये रेफरेंस तो दायर कर नहीं पाते। बात पता क्या है, इन्वेस्टिगेशन बात करने के ये है बावजूद कि आप किसी को एक दफा गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप जितनी भी पेंडिंग इंक्वायरीज हैं आप साइमल्टेनियसली वो शुरू कर से हम इतने मुतासर नहीं, वेस्ट मुतासर नहीं है, लेकिन एक बात हकीकत है, पता है ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट पर 1 साल जुल्म से हुकूमत की, उसके बाद अपनी ये कौम हर के लिए दहशतगर्द को पनाह देते हैं। अबे इनकी अपनी कौम कौन सी है भाई? हर दहशतगर्द को पनाह देते हैं जो पाकिस्तान में ज्यादती करता है। ये सारे बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं उनको ये रखते हैं। अल्ताफ हुसैन जो मर्डरर है उसको इन्होंने अभी तक वापस नहीं किया, कहते हैं नहीं जी हमारा कानून नहीं है। ये तो इतने रईसुल मुनाफिकीन है और हम उनसे इतने मुतासर हैं। जहां तक उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं वो तो अपने उनको फॉलो करते हैं, तो हमारे भी तो कोई नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन जहां तक हमारे भी तो नेशनल जहां तक इंसाफ की फराहमी या वहां पे जो प्रोसिक्यूशन है या वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको तो आप कह सकते हैं कि वो तो खासा अबव बोर्ड है, उसमें कोई नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन ये जो करते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो बलोचों की इन्वेस्टिगेशन अगर ये बड़ी जबरदस्त थी और ये अल्ताफ हुसैन की इन्वेस्टिगेशन बड़ी जबरदस्त थी, तो क्या हुआ? एक एक्सेप्शन क्रिएट होने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहां पे उनके भी नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनकी भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, लेकिन मेरा सवाल जहां तक उनके अवाम का ताल्लुक है वहां पे वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। मुझे एक ये बात बता दें कि अगर जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म है बोरिस जॉनसन, उनके बारे में ये पता लगे कि उनके फ्लैट्स हैं कहीं और पैसे इतने आए थे जिसकी कोई ट्रेल नहीं है, बरतानिया की कौम उन्हें अपना वज़ीर-ए-आज़म रहने देगी? कभी भी नहीं करेगी। तो फिर वो हमारे ऊपर क्यों इनको मुसल्लत करते हैं? ठीक है, इनके गुलाम ब्रेक से खावर साहब आपको पूरा मैं टाइम दूंगी, आप आराम से सवाल कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, और मैं चाहूंगी कि उस वक्त समी साहब आपसे सवाल ना करें उस दौरान। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले समी साहब ने सवाल किया था, बरतानिया में अगर ऐसा हो कि जिसके फ्लैट्स निकल आएँ किसी वज़ीर आज़म के, तो वहाँ पर तो उसको कभी वज़ीर आज़म नहीं रहने दिया जाएगा। देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल हकीकत है कि वहाँ पे उनके जो ये वाले स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने हुकूमत करनी है, जिन्होंने इलेक्ट होना है,
अगर आप हमारे आइन में भी देखें तो आर्टिकल 62, 63 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उस पर कोई पूरा उतर जाए तो वो मेरा ख्याल में वलीउल्लाह या फरिश्ते से कम नहीं है। उस पर भी हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो बेसिकली हमारे जो मतलब इस्लाम ने और हमारे जो कल्चर ने जो वैल्यू सेट की हुई हैं वो हम में मफकूद हैं और वो उन्होंने अपने लिए अडॉप्ट कर ली है वेस्ट ने और अमेरिका ने, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर किसी के बारे में एक पैसे का भी है कि उसके बारे में अगर ये इल्ज़ाम क्या उसके बारे में इम्प्रेशन भी हो तो मैं नहीं समझता कि उनको वो लोग इलेक्ट करें। वज़ीर-ए-आज़म तो छोड़ें तो वो MP भी किसी को इलेक्ट नहीं करेंगे, अपनी वो जो कौंसिल का मेंबर है वो भी किसी को इलेक्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे इतना तो कम से कम शोर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वो जो सफाई के सच्चाई के जो कवानीन हैं अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद अपनी खारजा पॉलिसी और अपने मफादात के तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अगर कोई करप्ट आदमी हुक्मरान बन जाए लेकिन उनके मफादात को पूरे करता हो तो उसको तो वो सपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही, ये तो ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब ये है दूसरे अल्फाज में शाह साहब कि फिर उनके पब्लिकेशंस, उनके इदारे हमारे बारे में जो रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे बारे में जो चीज़ें करती हैं, इस बात का तो बहुत अंदेशा है ना कि वो बहुत सब्जेक्टिव होगी, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। और फिर अमेरिका के तो आइन में ये बात दर्ज है कि उनके जो सहाफ़ी हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद करेंगे जब ये जहाँ पर भी उनको मदद की ज़रूरत होगी। तो ये जो स्टोरीज़, कंकॉक्टेड स्टोरीज़ पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हवाले से, पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से, ये जो स्टोरीज़ आती हैं जिसमें जो मीडिया आउटलेट्स, जो पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो NGOs उनकी पॉलिसीज़ को लेके आगे चल रहे हैं, उनके लिए फंड्स भी हैं, उनके लिए वहाँ पर अवार्ड्स भी हैं, उनके लिए सब कुछ है। लेकिन वो लोग या वो जमातें, वो NGOs, वो मीडिया आउटलेट्स जो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानी रियलिटीज़ की बात करते हैं, उनके खारजा पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ना करने की बात करते हैं, वो तो मुर्तद ठहरे। वो हुए कि उनके बारे में तो जो चाहें वो छाप दें और फिर हम यहाँ पर उनको यकीन कर लें। तो स्कॉटलैंड यार्ड, आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था, स्कॉटलैंड यार्ड अल्ताफ हुसैन को इतना टाइम दिया, उसने इतना टाइम दिया, अब जब उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं रही, जो उसने रोल प्ले वो कर सकता था, अब कराची में कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। पहले वो जब कराची बंद करा देता था तो उसको रखा हुआ था लंदन में संभाल के, गेस्ट बना के। अब कहते हैं जी पर्चा दर्ज कर देंगे क्योंकि अब कोई अहमियत नहीं है उसकी उनके पास। तो ये कोई म्यार है? ये मुनाफकत नहीं है। सो व्हाई शुड वी फॉलो वेस्ट? हम तो अपने अकाबरीन को फॉलो करें ना शाह साहब। नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हम उनको फॉलो कर रहे हैं और हम अपने जो अकाबरीन हैं उनको हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए। लेकिन जैसे अभी आपने बात की अमेरिका की, कि देखिए अमेरिका ने अपने शहरियों को तो सहूलतें दी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन जहाँ पे आपने अमेरिकी आइन में ये भी है कि अगर अमेरिका के मफाद में कोई चीज़ है तो फिर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक भी जा सकती है और वो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट की, अमेरिका की और ये है कि उन्होंने अपने लोगों को तो सिविल लिबर्टीज़ दी हुई हैं, कानून की और इंसाफ की फराहमी भी है, सोशल जस्टिस भी है, लेकिन जहाँ पे उनके कौमी या बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके जो मफादात जहाँ पे आ जाते हैं, जैसे अब आपने जिक्र किया कि इवन वही स्कॉटलैंड यार्ड, वही रॉयल क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, वो फिर उनके भी अपने ग्रे एरियाज़ हैं, वहाँ उनके भी फिर इन दी डिस्गाइस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट उनके भी पर कहीं ना कहीं जलते हैं, जिनकी निशानदेही आपने की है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके स्टैंडर्ड्स अपने लोगों के लिए कुछ और हैं अब मैं आपको और दूसरे लोगों के लिए कुछ एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो आई है मकबूजा कश्मीर से। जी। वो वीडियो ज़रा देखें, उसमें जो बच्चे हैं कश्मीरी, जो नौजवान हैं, वो निकले हैं गलियों में और वो जो भारतीय फ़ौज, वो जो भारतीय सूरमा वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उनको भगा रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। इसको कोई दुनिया का प्रेस रिपोर्ट नहीं करता उस जुल्म को। पहले जरा वीडियो देख ले, फिर मैं देखें जी, जरा वीडियो चलाएं। ये आपने देखा शाह साहब, ये वो वीडियो है जो अभी आई है और किस तरीके से वो नौजवान निकले हैं बाहर और वो भारतीय फ़ौज को उन्होंने कहा कि निकल जाओ। ये वो लोग हैं जिनके जज्बे को भारत नहीं तोड़ सका, जिनके अज़्म को भारत नहीं तोड़ सका और पूरी दुनिया ने मुनाफकत की। अमेरिका ने मुनाफकत की, बरतानिया ने मुनाफकत की, फ्रांस ने मुनाफकत की, जर्मनी ने मुनाफकत की और इन लोगों के साथ जुल्म हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो इस वक्त दुनिया पर
ये जो आफत है कोरोना की सूरत में, ये जो खुदा के इंसानों पर, अल्लाह के इंसानों पर ये जो बड़ी ताकतों और ताकतवर लोगों ने जो जुल्म ढाया है, वो आपको सीरिया का बच्चा याद है? ये सब कुछ, ये कुदरत इंतकाम ले रही है शाह साहब। उसने कहा था कि मैं अल्लाह से शिकायत करूंगा जाके, तो शायद उसकी शिकायत सुन ली है मौला ने। सबसे ज्यादा कहां पे मर रहे हैं ये लोग? हम तो गरीब मुल्क हैं, यहां पर तो कुछ सिस्टम ही नहीं है, और वो जो बड़े बड़े सिस्टम थे, क्या हो रहा है वहां पे? समी बिल्कुल, मैं तो इस बात में मेरा पूरा यकीन है कि ये जो कुछ हो रहा है आज वेस्ट को या यूरोप को, अमेरिका को और दूसरे ममालिक को, जिन्होंने एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी अपने मफादात के लिए, कश्मीर के हवाले से, सीरिया के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला का एक वो है, कानून का है। और इनकी मुनाफकत देखें, इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते। नहीं हाईलाइट करते उसको। देखें, मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि आज वही मोदी जो है वो अब उनको याद आ गया है कि इस्लाम वो भी, अगर टाइम है अभी ब्रेक का, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते तो ये आपने जो कहा ना वो भी सुनवा देते हैं। अब उसके मुंह से भी अल्लाह की तारीफें निकल रही हैं। कुछ याद आएगा। मुझे वो नमरूद है, मैं आपको बताऊं, वो जो जिसके सरों पर जूते लगते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामद कश्मीर के हवाले से बात हो रही है और मोदी के मुंह से भी इस्लाम की तारीफ। जी समीर साहब। जी ये देखिए, मैं ज़रा सुनवा दीजिए जी। जो मोदी कह रहा है, ये वो मोदी है जिसने मुसलमानों के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए अपना जो सिटीज़न एक्ट था उसमें अमेंडमेंट की, जिसने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, वो कश्मीरियों पर जुल्म किया, मुसलमानों पर। पाकिस्तान को मानते नहीं है इसलिए कि ये एक मुसलमानों का मुल्क है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और मुसलमानों को पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और आज क्या उसके मुंह से निकल रहा है? आज अल्लाह ताला याद आ गया उनको, उनके 99 नाम जो हैं अस्माए ग्रामी, वो भी याद आ गए। देखिए, बात ये है कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं तो बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल पूरा यकीन रखता हूँ कि ये पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने ये दिखाया है कि तुम्हारी जितनी भी साजिशें हैं, तुम्हारी जितनी भी चालें हैं, वो मेरे सामने जो है वो मान पड़ जाती है। बात ये है, बिल्कुल ये बात है। और देखें, वही भारत जिन्होंने कश्मीरियों के ऊपर पिछले मेरे ख्याल में कोई 300 दिन तो तकरीबन 250-300 दिन हो गए कि उनको महसूर किया हुआ है, घरों में उनको नज़रबंद किया हुआ है, आज वो खुद अपने ऊपर जो है नज़रबंदी तारी करने के ऊपर मजबूर हो गए। वहाँ पे कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं। अब वहाँ पे उन लोगों को जो कि हिंदू इंतहा परस्त जो हैं, खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो इंतहा पसंद जो है, उनको कम से कम ये पता चल रहा होता है कि कन्फाइनमेंट क्या होती है। मोदी बदल गया, मोदी बदल गया जो इतना इस्लाम का दुश्मन था। नहीं बदली तो अपोजिशन के बयान नहीं बदले। कोई काम इमरान खान कर दे, थोड़ी देर के बाद वो मेरी बहन मरियम औरंगजेब आ जाती है, थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ टोपी पहन के यूं स्काइप पे ऊपर बैठ के, और ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मोदी बदल गया, कायनात बदल गई, पूरे लोग बदल गए, ये मुस्लिम लीग नून ना बदली। वैसे मोदी बदला नहीं है, बदल गया ना, इस्लाम अल्लाह के नाम पर मुंह से निकल आया ना। 1 महीने बाद देख लीजिएगा। चले वो 1 महीने के, चले ये भी इनको देख लेंगे 1 महीने का। ये नहीं, कुछ तो इमरान खान ने अच्छा किया होगा भाई, कोई बात कह दे। ये जो पार्लिमानी कमेटी जी वो करे सुपरवाइज टाइगर फोर्स की, ये जी अब जो थैले जहां पर बिकने जाने हैं ना, माल जाना है, हमारे बंदों को ले जाएं जी। यार ये माल क्या, ये शादी कोई से जान बात है। एक मैं समझता ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। एक नेशनल कंसेंसस एक कायम जरूर होना चाहिए। ओ भाई नेशनल कंसेंसस, ताकि ऑपोजिशन को भी पॉलिटिकल गोल्स स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। जो हुकूमत के बेहतर इक़दामात हैं उनको अप्रिशिएट करें। और कौन सी पार्लिमानी पार्टी पंजाब असेंबली की अब तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है ना सर। मैं कहता हूं कि ये जिम्मेदारी, मैं समझता हूं कि दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इस वक्त मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा हमें जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो रात इमरान खान ने बयान आ गया, मायूस कुन खिताब, कोई वो बात टाइगर फोर्स, ओ जी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो जी ऐसे किया, ओ जी उठ के चले गए। ओ भाई कहीं कोई ये जो एक जो है ना एक तफरीक, मैं समझता हूँ कि ये खत्म होनी चाहिए। भाई देखिए जिन्होंने ये वक्त नहीं है। अच्छा इसका मतलब ये है कि ये जो हेल्थ सिस्टम है इसके जो कमियां सामने आई हैं पिछले दौर इक़्तिदार की, अब उस पर तो बात ही ना की जाए ना, सबको साथ लेके चलना है।
नहीं, ये जो माल बनाया है ना, अरे नहीं नहीं, ये तो ना भाई, नैब बंद कर दें, थाने बंद कर दें, इनको बिठाएं, हारे वो लोग जो हैं इनको बिठाएं, इन्हें हुकूमत दे दें। जिन्होंने माल बनाया है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। तो फिर लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि ये लॉ कोर्स नहीं ले रहा, ये विक्टिमाइजेशन है। लेकिन बात ये है कि और उनके जो जुगातरी जय्यद सहाफी हैं, वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आप ये भी इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि उसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनके मैंडेट को तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का ना वो सूबे में मैंडेट है, ना मरकज में मैंडेट है। जब अगला इलेक्शन आएगा जीतेंगे तो वो, ये कहता हूं। अच्छा, अब मुझे आप ये कह रहे हैं कि जिनकी सीटें कम हैं उनको मैंडेट ज्यादा दे दें, जिनकी गवर्नमेंट है वो हर किसी ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं उनका एक मैंडेट है, उनके वोटर्स हैं, आप समझ ही रहे हैं। उनको जिन लोगों ने मैंडेट दिया है वो लोगों को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। मैं इसलिए कह रहा हूं असेंबली में तकरीर करें, बस काफी है। इस वक्त कर तो रहे तमाम इख्तलाफात सारों को छोड़ के अपने भाई को लेके चले गए बरतानिया, यही वो मैंडेट वापस आ गए ना बुजदार साहब की मदद करने के लिए। नेशनल कंसेंसस डेवलप होना बहुत जरूरी है। वो अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अननेसेसरी पॉलिटिकल गोल स्कोरिंग ना करें, और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो इस कौमी सानिया, ये जो हमारा सानिया चल रहा है, इसको जो है इसको कैटर करने के लिए, इसको कॉम्बैट करने के लिए कम अज कम एक पेज पे आ। मैं कॉलम पढ़ता हूँ अखबारात में, बड़े बड़े जय्यद लोग हैं माशाल्लाह, सारे काबिल एहतराम है। ओ एक मौका आया था नेशनल रिकंसिलिएशन का, इमरान खान ने वो भी इतना माल लगाया इन्होंने, खुदा की कसम इतना माल लगाया इन्होंने कि कुछ निकलता ही नहीं इसके अलावा कि इनको जफ्फे डाल के साथ लेके चलो। खैर जी, आज के प्रोग्राम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।